हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग हिंदी के 27 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो उसको देख लेते हैं। यूपी पुलिस और टेट एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, तो इसमें बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है ढ, बी नंबर ज्ञ, सी ड, फिर डी ड। अब इसमें देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, तो इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन नंबर बी ज्ञ। ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर बना है? तो ज और यहाँ से मिलकर बना है ज्ञ। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। निम्न में कौन सा ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग नहीं है, तो देखिए ट वर्ग में आता है, ढ भी आता है, अड़ भी आता है, घ नहीं है, आता है यानी क वर्ग, यानी इसमें घ क्या है? क वर्ग से संबंधित है। तो आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताना है। जानवी, जाह्नवी, जानवी, जानवी, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, जानवी। सी ऑप्शन नंबर सही है, जानवी। चौथा क्वेश्चन देखिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्ण, इसमें क्या लगाया है? दो वर्ण लगाया है। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण लगाया है, तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो संधि बनता है। क्या बनता है? संधि, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब दो शब्दों के विकार से होने वाले समास कहलाता है। उपसर्ग आगे लगाया जाता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो इस प्रकार से। आइए अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक जो है वो विसर्ग संधि है। तो विसर्ग में कौन आ जाएगा? किस प्रकार से बनेगा? तो नि धन अर्थक, नि धन अर्थक। विसर्ग का क्या हो जाएगा? र, तो निरर्थक, तो नि धन अर्थक, निरर्थक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला शब्द में, तो धुंधला में कौन सा है? ला है। अजन्मा शब्द का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है? आजन्म, आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। आइए अगला सवाल। वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर यानी घर को छोड़ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे घर छोड़ रहा है तो क्या होगा? अपदान होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो क्या होगा? अपदान। तो वह घर से बाहर गया, बाहर गए यानी घर को छोड़ दिया, तो कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। तो इसमें अपदान कारक हो जाएगा। शेर का पर्यायवाची शब्द है। शेर का पर्यायवाची शब्द है, तो शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? केसरी। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? केसरी होगा। रट लीजिए इन प्रश्नों को, सब परीक्षा में यही से आएगा। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ है कि अनुरोधवाचक है कि आज्ञावाचक है कि प्रश्नवाचक है? तो इसमें क्या है? तो प्रश्नवाचक नहीं होगा, निषेध नहीं है, अनुरोधवाचक नहीं है। वहाँ जाओ मतलब आज्ञावाचक है। क्या है? आज्ञावाचक है। वहाँ जाओ कोई आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञावाचक में आ जाएगा। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग होता है? किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? तो लड़कियों ने माँ को देखा, लड़कियों ने माँ को देखा, ये नहीं होगा। उससे फल नहीं खाए गए, यही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा, उससे फल नहीं खाए गए, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला देखते हैं। हाथ का मैल का अर्थ क्या है? हाथ का मैल का अर्थ क्या है? तो हाथ का मैल मतलब क्या है? तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल ए नंबर ऑप्शन है, तुच्छ वस्तु, तो यही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तुच्छ वस्तु। डिंग हाँकना, डिंग हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सेखी बघाड़ना। डिंग हाँकना का अर्थ क्या होगा? सेखी बघाड़ना।
चलिए आइए अगला देख लेते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा? शांत रस का अस्थाई भाव, तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होगा। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होगा। अब ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तरनी तनुजा टट्टमाल तरवर छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। त यानी यहाँ पर वर्णों का आवृत्ति है, तो वर्णों का जहाँ पर आवृत्ति होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर सुहाग के नुपुर के रचयिता के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अशोक के फूल। अशोक के फूल किसका है? तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, उतंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। क्या है? मंगल सूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां। कुटज के रचनाकार कौन है? यानी कुटज के रचयिता कौन है? कुटज, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में तत्पुरुष समास है। कन्यादान में तत्पुरुष समास है। कन्या का दान तत्पुरुष समास। कन्या का दान तत्पुरुष समास। कन्या का दान तत्पुरुष। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। तन मन धन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो आज बस 27 क्वेश्चन ही था और बहुत तेज़ी से इसको करा दिए हैं। इसको रट लीजिएगा, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आपसे उम्मीद होगा कि पसंद आया होगा। अगर यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।